हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 का इकोनॉमिक्स चैप्टर डिमांड डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें एक्सेप्शन लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि कब होता है लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन और क्यों होता है, वो आज डिस्कस करूंगी। यानी रीजंस फॉर अपर स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जिसमें उन्हें नहीं मालूम है कि अपर स्लोपिंग क्या होता है, तो वो लास्ट वीडियो जरूर देख लें। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेज दूंगी। तो आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि रीजंस क्या होते हैं जब हम थोड़ा एक्सेप्शनली बिहेव करने लगते हैं। यानी कि प्राइस हाई है तो भी हमारी डिमांड हाई ही है, या प्राइस लो हो गया तो हमारी डिमांड भी उसके साथ लो हो गई। ये ऐसी सिचुएशन कब बन जाती है हमारी, किस किस केस में, वो रीजंस आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? इट नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफन। इसका नाम सर रॉबर्ट गिफन जो है उनके नाम पर इस पॉइंट को प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि उन्होंने ही ये टर्म दिया था। दीज आर दोज गुड्स या दोज इंफीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड द डिमांड फॉर विच फॉल्स विद अ फॉल इन देयर प्राइसेस। ये गिफन गुड्स वो होते हैं जिसमें कंज्यूमर जो होता है वो अपनी इनकम का एक बड़ा पार्ट खर्च करता है इन गुड्स पर। ये इंफीरियर होते हैं, यानी क्वालिटी, या हम कह सकते हैं कि उतने अच्छे स्टैंडर्ड गुड्स नहीं होते जिस पर एक नॉर्मल पर्सन अपनी ज्यादा लार्ज इनकम खर्च करता है। ऐसे गुड्स को गिफन गुड्स कहा जाता है। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम आर फॉलोड हियर। यहाँ पे इन गिफन गुड्स से रिलेशन डिमांड का कैसे क्या बनता है, उसके लिए दो टर्म्स को समझना जरूरी है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले मनी इनकम। मनी इनकम का क्या मतलब होता है? इट मेजर्स कंज्यूमर्स इनकम इन टर्म्स ऑफ सम मॉनेटरी यूनिट। यानी कि मनी इनकम हम किसे कहते हैं? जिसे हम पैसे के रूप में काउंट कर सकते हैं या मेजर करते हैं, जैसे रुपीज, डॉलर्स, यूरो एक्सेट्रा। तो ये पैसा जो होता है ये रुपीज के फॉर्म में होता है, इसको हम कहते हैं मनी इनकम। और एक टर्म और होता है जो आप इकोनॉमिक्स में हर जगह देखोगे, वो होता है रियल इनकम। रियल इनकम क्या होता है? इट इज द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स मनी इनकम। यानी जो एक पर्सन मनी इनकम कमा रहा है उसमें से कितनी इनकम उसकी परचेजिंग पावर को शो कर रहा है, यानी उसके पास कितना पैसा खर्च करने वाला पैसा है, परचेजिंग पावर के लिए उसके पास कितना पैसा है, उसको हम कहते हैं रियल इनकम। अब होता क्या है गिफन गुड्स में? व्हेन कंज्यूमर्स रियल इनकम इंक्रीज इन फेस ऑफ सेविंग, देन ही स्पेंड्स दिस इनकम ऑन अदर सुपीरियर गुड्स। मैंने अभी बताया गिफन गुड्स कौन से होते हैं? इंफीरियर गुड्स होते हैं, यानी जो अच्छे बहुत स्टैंडर्डाइज गुड्स नहीं है वो होते हैं गिफन गुड्स। अब कंज्यूमर क्या फॉलो करता है कि जब उसकी रियल इनकम बचती है गुड्स के प्राइस जो है उनके डाउन होने से, सपोज इंफीरियर गुड्स की प्राइस कम हो रही है, ठीक, और कंज्यूमर क्या कर रहा है? अपनी इनकम का एक लार्ज पार्ट उस गुड्स पे खर्च कर रहा है। अब जैसे ही उस गुड्स की प्राइस फॉल हुई, कंज्यूमर ने उसकी डिमांड भी कम करना शुरू कर दिया, और वो जो पैसा बचा उस पैसे को सेव करके उसने उससे सुपीरियर गुड्स खरीद लिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पर्सन जो है वो अगर ज्वार कंज्यूम कर रहा है, वो लो क्वालिटी की चीज है, और इसके बाद उसने जैसे ही ज्वार की प्राइस डाउन हुई, उसने वहां पे डिमांड को भी कम कर दिया। ज्वार खरीदने की जगह जो पैसा ज्वार में खर्च हो रहा था और बच रहा था, जो इनकम उसकी स्पेंड हो रही थी, वो पैसा उसने बचाया और उसको कहाँ खर्च किया? राइस खरीद लिया उसने 1 kg। यानी 4 किलो अगर वो ज्वार खरीद रहा था और प्राइस कम हुई ज्वार की, तो उसने ज्वार 3 kg ही खरीदना शुरू किया और 1 kg उसने राइस खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका पैसा क्या हो रहा था? सेव हो रहा था। इसको हम कहते हैं गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक। इन स्पाइट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ गिफन गुड्स इज डिमांड फॉल्स इन सच अ केस। तो अगर हम देखें तो अगर गिफन गुड्स का एग्जाम्पल हम लें, अगर गिफन गुड्स की प्राइस कम होती भी है तो साथ ही साथ उन गुड्स की डिमांड भी कंज्यूमर कम करने लगता है और उसकी जगह पैसा सेव करके उससे सुपीरियर गुड्स खरीदने लगता है। ये चीज क्या है? ये चीज गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट है, और इसके कारण ही एक्सेप्शन बनता है लॉ ऑफ डिमांड का। दूसरा पॉइंट आते हैं आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू द कमोडिटीज विच आर सर्व एज अ स्टेटस सिंबल। आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील इसलिए क्योंकि ये स्नॉब एक है आपके इकोनॉमिस्ट, उनकी तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था इस टर्म को, तो इसलिए आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील इसको कहा जाता है। स्टेटस सिंबल यानी कि वो गुड्स जो आपका स्टेटस दिखा रहे हैं या आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वो सामान यूज होते हैं,
उन पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। एज दीज गुड्स आर ओनली इन हाई डिमांड व्हेन दे पोजेस हाई प्राइस। हम उन गुड्स को इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो ज्यादा महंगे गुड्स हैं और वो हमारे स्टेटस सिंबल का काम करते हैं। जैसे लग्जूरियस आइटम, जैसे महंगी कार, वो सारी हमारी स्टेटस को दिखाती है। वो महंगी हैं इसीलिए हम उन्हें खरीद रहे हैं। अगर वो महंगी नहीं होंगी तो हम अपना स्टेटस दिखाने के लिए उन कार को नहीं खरीदेंगे। तो ये चीज क्या है, ये चीज आपके लॉ ऑफ डिमांड को एक्सेप्शन में ले जाती है, लॉ ऑफ डिमांड की बिल्कुल अगेंस्ट काम करती है। इफ देयर प्राइस फॉल देयर डिमांड विल फॉल, ऑल्सो फॉल एज दे विल नो लॉन्गर सर्व एज अ स्टेटस सिंबल। सपोज हम अगर डायमंड को ले ले, अगर डायमंड की प्राइस सपोज फॉल हो जाए, बिल्कुल आपके नॉर्मल ज्वेलरी की तरह डायमंड की प्राइस आ जाए और बिल्कुल सस्ते मिलने लगे डायमंड, हर कोई खरीद लेगा आराम से डायमंड, तो ये आपका स्टेटस सिंबल नहीं रह जाएगा, आम ज्वेलरी की तरह डायमंड हो जाएगा। तो इस केस में जब डायमंड की प्राइस फॉल होती है तो उसकी डिमांड भी फॉल होने लगती है, उसकी डिमांड बढ़ती नहीं यानी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो एक स्टेटस सिंबल है। अगर उसका प्राइस ही उसकी शान है, अगर वो कम हो जाएगी तो लोग उसको खरीदेंगे भी नहीं। ठीक, तो स्टेटस सिंबल का काम जो गुड्स आपके करते हैं वो गुड्स आपके कहलाते हैं आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील में। थर्ड पॉइंट आते हैं expectations about future prices. If a price of a commodity is rising today and it is likely to rise more in future, then people will buy more even at a high price and store it to avoid the high price in future. In terms of is termed as expectation. अब अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये सोच रहा है कि एक गुड जो अभी हाई प्राइस पे मिल रहा है, आगे चल के वही गुड और ज्यादा हाई प्राइस पे मिलेगा। सपोज आपकी अगर शुगर 50 रुपए किलो मिल रही है और आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे ये 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 होती चली जाएगी, तो आप क्या करेंगे, आप अभी से ही उसके हाई प्राइस पर भी उस शुगर को खरीदना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरे वो तो आगे चल के और महंगी हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका फिर लॉ ऑफ डिमांड में फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाई प्राइस थी तो भी हम डिमांड हाई कर रहे थे। ठीक, क्यों? हमने फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रखा है कि ये तो और हाई होने वाली है इसका। और यही सेम चीज इसके वाइस वर्सा चलते हैं। सपोज आपको उम्मीद है कि आगे चल के गुड्स की प्राइस और कम होगी। कोई सामान है आपका, सपोज शुगर ही ले लीजिए, अभी अगर शुगर 100 रुपए किलो मिल रही है और धीरे धीरे दिन लगातार दिन पास होते होते वो 90, 70, 80 इस तरह से नीचे गिरती चली जा रही है उसकी प्राइस। आप हाथ बांध के बैठे रहोगे, आप शुगर अभी नहीं खरीदोगे। अगर आपको जरूरत भी है तो थोड़ी बहुत खरीद लेंगे, उससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर वो 4 दिन बाद और सस्ती होगी, तब हम और सस्ते दाम पे क्यों ना खरीदें उसे। तो ये चीज जो फॉलो हो रही है इसको हम क्या कहते हैं कि हम फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्राइस को फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस कारण हम अभी हमारी डिमांड उससे रिलेटेड इफेक्ट हो रही है। तो दैट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट, इमरजेंसीज। अक्सर ये होता है कि इमरजेंसी के दौरान हम लॉ ऑफ डिमांड को भूल जाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक वॉर एंड फेमिन्स एक्सेट्रा, एज एट दिस टाइम कंज्यूमर बिहेव इन एन एबनॉर्मल वे। आप अभी की सिचुएशन ले सकते हो, कोविड की सिचुएशन ले सकते हो कि अगर मास्क महंगे हैं या सैनिटाइजर महंगा है तो उन्हें महंगे दामों पर भी हम खरीद रहे हैं। लगातार उनकी डिमांड हाई है, कहीं लो नहीं जा रही, उनके हाई प्राइस होने पर भी जितने हाई हैं वो उनकी डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, आगे मिले ना मिले फिलहाल हमें सामान चाहिए, इससे हम उसे हाई प्राइस पे भी खरीद लेंगे। तो ये तभी होता है जब आपकी वॉर सिचुएशन होती है या फेमिन्स वगैरह होता है। तो ये चीज लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, इट इज एन एक्सेप्शन। लास्ट पॉइंट पे फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। अक्सर हम ये मानते हैं कि अगर एक गुड्स की प्राइस हाई है तो उसकी क्वालिटी भी हाई होगी, यानी अच्छी क्वालिटी का वो गुड होगा क्योंकि उसकी प्राइस हाई है। हमारा एक ये जो मेंटालिटी है, ये जो एक सोच है, ये भी कई बार हमारे डिमांड को कंट्रोल करती है। समटाइम्स कंज्यूमर अज्यूम दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ हाई क्वालिटी देन लो प्राइस गुड्स। दिस मेक्स द डिमांड ऑफ गुड्स एट हाई प्राइस ऑल्सो, विच इज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। क्यों ऐसा होता है?
कि हम ये मानते हैं कि अच्छा ये 1 रुपए की 4 टॉफी मिल रही है, पक्का ये 4 टॉफियों में क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और वो 1 रुपए में अगर एक ही टॉफी दे रहा है या 2 रुपए में एक ही टॉफी दे रहा है, यार उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ये हम मानते हैं। तो ये चीज जब हम मानते हैं तो वो 1 रुपए में 4 टॉफी बिक रही है तो भी उसकी डिमांड राइज नहीं होगी सस्ता होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा एक्सेप्शन आ जाता है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। 6 पॉइंट पे आते हैं, चेंज इन फैशन। Change in fashion also does not apply the law of demand, as if goods are out of fashion, their demand falls unless their price falls at low, they will not be able to attract customer. अगर फैशन ही किसी चीज का चला गया है तो आप उस सामान को जितना भी सस्ता बेच लो, लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे। अब जैसे अगर आपको हम आपके अलग अलग डिजाइन्स के सपोज शूज ले लें या ड्रेसेस ले लें, तो वो अगर फैशन से आउट हो गए हैं, अब उनका फैशन ही नहीं, उनको बिल्कुल नहीं यूज किया जाता, तो आप देखोगे कि उनकी डिमांड भी नहीं बढ़ेगी। जैसे अनारकली सूट है फॉर एग्जाम्पल, तो अब उनका फैशन नहीं है, एक टाइम में बहुत ज्यादा फैशन में थे, लेकिन अब फैशन में नहीं है, तो उनकी अगर प्राइस लगातार कम भी हो रही है तो भी उनकी डिमांड भी साथ साथ कम ही होती चली जाएगी, क्योंकि दे आर नॉट इन फैशन। तो वहां पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, वो एक्सेप्शन का केस बन जाता है। सो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ 6 पॉइंट आपके, कि क्यों हमारा स्लोप जो है एक डिमांड एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कर्व का वो अपवर्ड जाने लगता है। तो दीज आर दी रीजंस फॉर दी अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ हो, आपको पॉइंट समझ में आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।